कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए? सबसे पहले आप तो देख ही लेना चाहिए। क्या गलतियाँ आपने की हो जो आप चाहते हो कि आने वाले एस्पिरेंट्स ना करें उनकी तैयारी में? मैंने हिस्ट्री के लिए 2 बुक्स उठा ली थी कि एक तो सेल्फ स्टडी की क्या टेक्टिक्स है जो आपने यूज़ किए हो? जब मैंने अटेम्प्ट स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी टॉपर्स टॉप के से यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, सेम टू सेम वो फॉलो कर लेती थी, तो उससे नहीं निकलता। प्रीलिम्स की कुछ हैक्स बता दीजिए। हैक्स यही होंगे कि क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो। ऑप्शन क्या था आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। मैं स्कूल में टॉपर थी, तो फिर यहाँ पे आके पहली बार लाइफ में फेलियर को एक्सपीरियंस किया। आपके लिए यूपीएससी की तैयारी का वाई क्या था? हाउ वुड यू डिफाइन स्मार्ट वर्क फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट? सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क एक जब एग्जाम नहीं निकलती तब आपने उसको एनालाइज किया कि क्यों नहीं निकली, इस बार क्या गलतियां हो गई, उसको इम्प्रोवाइज कैसे किया? क्या आपने एकेडमी की थी इस पूरी प्रिपरेशन में? मुझे थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा वो है कि मुझे लगता है बहुत मेहनत का पैसा है इंसान का जो आता है ना, उसको बर्बाद कर देते हैं यहाँ पे आके। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन? बस मेरा क्या था कि पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। दिस इज योर होस्ट आशीष नामदेव। यूपीएससी टॉपर के साथ पॉडकास्ट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने अब तक कई सारे टॉपर से बात किया, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी अप्रोच और उनके ऑब्जर्वेशन इस एग्ज़ाम के ऊपर में देखे हैं, सीखे हैं, जाने हैं। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिस तृप्ति कलहंस जी से, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में रैंक 199 हासिल किया है। इनसे बात करेंगे इनके यूपीएससी एक्सपीरियंसेस के बारे में। प्लीज़ वेलकम तृप्ति कलहंस और इंडियन एस्पिरेंट शो। तृप्ति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त, बहुत अच्छा हूँ। कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? बहुत अच्छी, बहुत बिजी, बहुत हेक्टिक, सब कुछ चेंज हो गया है लाइफ। अब जैसे वो ठहराव था ना, अब वो बदल गया है, बहुत बिजी लाइफ हो गई है। एंजॉय कर रहे हो इस फेस को? बहुत 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 वंडरफुल। अच्छा, इसको ना पहले आपकी कहानी जानना है मुझे कि कैसे आपने इस 5 अटेम्प्ट दिए, 5th अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ। आपकी कहानी हमारी ऑडियंस को सुना दीजिए। आपने यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट की, क्या कुछ हुआ इस पूरी जर्नी में? जैसा कि मेरा 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है, उससे पहले के 4 अटेम्प्ट्स मैंने पहला अटेम्प्ट गोंडा में रह के दिया था, घर पे ही पूरा 8 महीने घर के अंदर प्रॉपर लॉकडाउन। मैंने लॉकडाउन से पहले फील किया था। तो नहीं निकली थी मैं कहीं। उस टाइम पे प्रिपरेशन की थी बहुत ज़्यादा जोश में, फिर लेकिन बहुत ज़्यादा डर था, नर्वसनेस थी, तो वो अटेम्प्ट ऐसे ही जल्दबाजी में चला गया। फिर सेकेंड के टाइम पे दिल्ली आई थी, दिल्ली में वो अटेम्प्ट दिया, फिर अपना वो भी नहीं हुआ था प्री। फिर थर्ड में थोड़ा सा पढ़ाई और लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया, वैसे तो दोस्तों से मिलके थोड़ा स्ट्रैटेजीज जानी, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में जाके धीरे धीरे 4th से प्री क्वालिफाई हुआ था। तो उस टाइम पे मेरा क्या हुआ कि टाइफाइड वगैरह हो गया, और मेरा CAPF भी दिया हुआ था, तो उसका फिजिकल वगैरह की प्रिपरेशन करती थी मैं। तो टाइम दोनों जगह मेरा बटा रहता था, तो उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हुआ। तो फिर मैंने पूरा ब्रेक लिया था, 1 साल प्रॉपर कुछ नहीं किया था। फिर 1 साल पूरा ब्रेक लिया, उसमें दोबारा से पढ़ाई की, अच्छे से पूरा एनालाइज किया एग्जाम को, ऑप्शनल भी चेंज किया। फिर मैंने ये 5th अटेम्प्ट दिया था, दिस वाज सिलेक्शन। ओके, मुझे बात करना है आपका वाई क्या था यूपीएससी प्रिपरेशन को चूज़ करने का। स्टार्ट कैसे हुआ स्क्रैच से? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स को अपना वाई फिगर आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत लेट में फिगर आउट कर पाते हैं। मतलब प्रिपरेशन के अंदर आ गए हैं, अब करते 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 फिर आपने अपना एक वाई बना लिया कि मेरा ये वाई है जिससे शुरू करना है। कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ आते हैं। आपके लिए यूपीएससी की तैयारी का वाई क्या था? वाई था कि ये मेरे लिए एक ऐसी सर्विस है जिसमें सर्विस के साथ साथ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो एक वाई रहता था कि वो जो लाइफ में शायद रिस्पेक्ट कहीं खोई गई थी, कहीं पे जो ताने सुनने को मिलते, वो सारी चीज़ें, तो वो यहाँ से वापस चाहिए थी। तो एक रीज़न तो प्राइम ये भी था। फिर पापा का सपना भी था कि वो चीज़ थी। और बचपन से ही जब स्कूल में भी थे, तो जो हमारे चीफ गेस्ट होते थे ना, हम मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही आते थे स्कूल में। तो वहाँ से एक अच्छा मोटिवेशन मिलता था जब वो आते थे, टॉक्स देते थे, तो होता था कि हाँ, ये एक करियर ऑप्शन है जो कि शायद चूज़ करना है आगे जाके। बस वंडरफुल। अच्छा, आपने बताया कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, आपका प्रीलिम्स, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो जब ये चीज़ें चल रही थी तब क्या थॉट्स चल रहे थे दिमाग में? जब क्योंकि 5 अटेम्प्ट तक रुकना, मतलब 5 से और 1 साल आपका ड्रॉप, 6 साल आपने इस एग्जाम को दिया है, कभी डर लगा है या क्या चल रहा था दिमाग में थ्रू आउट द प्रिपरेशन इस पूरे फेज में? डेफिनेटली डर बहुत ज़्यादा लगा है, क्योंकि आपके पास एक वो आता है कि प्लान बी नहीं है, क्योंकि मैं सीधा ग्रेजुएशन के बाद इसमें आ गई, तो वो चलता रहता था। और मेंटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं स्कूल में टॉपर थी, तो फिर यहाँ पे आके पहली बार लाइफ में फेलियर को एक्सपीरियंस किया कि जब फेलियर क्या होता है, उसको कैसे उसको हैंडल करना। 2-3 अटेम्प्ट्स तो इसमें ही मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लग गया
कि ठीक है टाइम लेता है ये एग्जाम में, सबकी अलग जर्नी है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल रहा है, कोई 6th में निकाल रहा है, तो अपनी अपनी सबकी जर्नी है। तो वहाँ से मोटिवेशन धीरे धीरे ढूंढना। फिर होता था सबसे बड़ा टास्क होता था वही चीज़ दोबारा से बुक्स उठाना, हर अटेम्प्ट में ये चीज़ की सेम बुक्स है उनको दोबारा से पढ़ने का वो जो होता है ना, तो उसमें घुसने में थोड़ा टाइम लगता है, उस पेज में आने में जब आपका नहीं होता रिजल्ट। फिर आप जब नेक्स्ट डे बैठते हो तो मैं तो 1-2 महीना वो लगता था, थोड़ा कम पढ़ाई होती थी, फिर धीरे धीरे वो फ्लो बनता था। तो बेसिकली मतलब इस एग्जाम ने पेशेंस बहुत ज़्यादा सिखाया है कि कैसे काम रहना है, कंपोज्ड, कि सक्सेस भी आ जाए ना तो भी काम और कंपोज ही रहना है, एक्साइटमेंट वाला वो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं लानी लाइफ में। आपने कोप अप कैसे किया जब फेलियर्स होते थे? लाइक डू यू फेल्ट सोसाइटल प्रेशर कि यार बार बार एग्ज़ाम नहीं निकल रही है, तो क्या घर वालों ने या घर के अपने जो रिश्तेदार होते हैं जनरली वो बहुत ताने वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, टोन्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से कैसे कोप अप किया? और कुछ ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस याद है कुछ? डेफिनेटली ताने मिलते हैं, बस मेरा क्या था कि पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मम्मी पापा से बेसिकली कोई टेंशन नहीं थी। बाकी रिश्तेदारों से नो डाउट वो ताने वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ से कोप अप करने के लिए भी फ्रेंड्स हैं कि उनको बता दिया कि अच्छा ऐसा चल रहा है, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। जो आपको पर्सनली कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो आपको जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ अच्छी हैं, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया था कि लाइफ में ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो मुझे अच्छी चीज़ें बताए, और ये नेगेटिव लोग जो गए ना उनसे बहुत दूर रहने लगी थी। प्लस पापा ने, दोस्तों ने यही बोला कि एक कान से सुनना होता है, दूसरे कान से निकालना होता है। सबसे बड़ा वही है कि ठीक है सुन लो, स्माइल करते करते बस सुन लो, और मतलब कामली, और जब टाइम आएगा तो सबको अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो एक मोटिवेशन रहता था कहीं ना कहीं। प्लस बहुत दिक्कत हो, बहुत टेंशन होती थी, तो मंदिर चले गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ पे बात मतलब भगवान का ध्यान किया, तो इससे भी मोटिवेशन। बाकी घूमने चले गए, तो वहाँ पे जाके ना वो चीज़ों ने मतलब जो नेगेटिविटी थी ना उनसे दूर रखा। फिर कभी क्विट करने का सोचा है जब नहीं निकल रहे थे एग्जाम? तो डिड यू फेल्ट लाइक कि चलो इसको छोड़ के कुछ और करते हैं, क्योंकि 5-6 साल इन्वेस्ट करना बहुत हो जाता है? तो क्विट तो ये था कि अब एक जॉब लाइफ में आएगी तो शायद यूपीएससी आगे जाके देखा जाएगा अभी। तो उस टाइम पे मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो क्वालिफाई हुए थे मेरे दो सीडीएस दिए थे, तो मुझे उसमें एसएसबी का मिला था मौका। तो पहला एसएसबी नहीं दिया था क्योंकि लॉकडाउन का फेज था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर थे, तो वो लेने में तो वो स्किप हो गया। दूसरा एसएसबी दिया था, तो मैं वो 5 दिन वो इंटरव्यू लेके फिर मैं उधर कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी। फिर उसके बाद में सीएपीएफ भी दिया था, एक वो जो मेंस के साथ साथ लास्ट वाले अटेम्प्ट में था। तो क्या हुआ कि उसके फिजिकल के टाइम पे दिक्कतें आ गई, तो वो उधर नहीं हुआ। तो मेरे लिए बेसिकली प्लान बी भी, और जो था ना कि जॉब चाहिए, तो वो गवर्नमेंट जॉब्स ही होती हैं, क्योंकि बेसिकली अपना सिलेबस थोड़ा क्लैश कर रहा था इनसे, तो वो दिया। तो वो नहीं हुआ ना, फिर एक बार सोचा हुआ था कि इसको थोड़ा बहुत एकदम ज़्यादा सीरियसनेस के साथ एक अटेम्प्ट और अच्छे से दे के देखते हैं। तो डेफिनेटली डर तो लगता है। तो यही अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट में आप सोचे चल रहे थे? हाँ, ये चलता तो है, क्योंकि 5th के बाद 6th में क्या हो जाता है कि आपको नहीं पता होता कि आपका प्री भी निकलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत डाइसी है यूपीएससी। तो हाँ, ये अटेम्प्ट ऐसा सोच के दिया था कि इसमें सबसे ज़्यादा जो चाहिए ना, थोड़ा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, सब कुछ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो सब इसमें आया। वंडरफुल। अच्छा, जब एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे आपके, मैं ज़्यादा इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट के एग्ज़ाम नहीं निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब 10 लाख फॉर्म फिल होंगे, 5 लाख लोग अपेयर होंगे और सिलेक्शन 1000 का ही होना है, तो मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं कर पाएंगे सो क्विक, जैसे आप 3-4 बार 5 बार नहीं कर पाए। तो अगर मैं इसको ऐसे पूछना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम नहीं निकलती तब आपने उसको एनालाइज किया कि क्यों नहीं निकली, इस बार क्या गलतियाँ हो गई, उसको इम्प्रोवाइज़ कैसे किया, उसको प्रॉपर इवेल्यूएशन आपने किया है? डेफिनेटली किया है, थोड़ा लेट किया बट किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो बहुत जल्दबाजी में दिया था। एक्चुअल में क्या होता है कि मुझे लगता है कि थोड़ा फैमिली प्रेशर से ज़्यादा होता है कि मतलब लोगों का सपना होता है कि बनाना है और ये तो बच्चे स्कॉलर्स हैं, ये निकाल लेंगे। तो उसमें आप वो साइकिल में प्रिपरेशन को अपना अच्छे से टाइम नहीं देते हो। सबका प्रिपेयर करने का टाइम अलग है, कोई 8 महीने में प्रिपेयर कर लेता है, कोई 2 साल में। तो मेरे लिए था कि शायद वो मैंने 8 महीने में प्रिपेयर नहीं हुआ था, फिर भी एग्जाम की साइकिल में चली गई। और एग्जाम की साइकिल में जाने के बाद ना आपके पास फिर आपको लगता है आप चले गए हो, तो लोग ना ब्रेक लेने में बहुत टाइम लेते हैं, सोचते हैं। तो वो मैंने बहुत लेट ब्रेक लिया, एक तो ये रीज़न है। दूसरा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। वो पहले भी हो रहा था, बट जिस लेवल पे चाहिए होता है ना, उसमें बहुत डीपली आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्वेश्चन को, कि अच्छा यूपीएससी की डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करें, कट ऑफ किस लेवल पे आप जाओगे, क्लियर होगी। ठीक है। जैसे कि अभी सीसैट बहुत टफ आ रहा है, लोग छोड़ देंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें थी जो मिस्टेक्स थी ना ये पिछले अटेम्प्ट्स में, वो यहाँ पे जाके एनालाइज किया। फिर मैंने प्री पे बहुत फोकस कर लिया था, तो मैंने मेंस पे थोड़ा ध्यान कम कर दिया। तो 4th अटेम्प्ट में जब प्री क्वालिफाई हुआ तो मेंस के लिए उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ था। तो ये मिस्टेक्स थी, तो इसीलिए मैंने पूरा ब्रेक लिया, कि ब्रेक नहीं लिया था कभी तो वो लिया। फिर प्री को बहुत अच्छे से एनालाइज किया। मेंस के लिए भी 6-7 महीने डेडिकेट कर लिए थे कि इतने टाइम तक तो मेंस ही प्रिपेयर करना है।
तो इस बार जब मैं आई थी अटेम्प्ट देने तो थोड़ा मेंटली उस चीज़ में थी बस। बाकी सी सैट पे थोड़ा कम वो किया था क्योंकि 12th तक मैथ्स था और मैथ्स पसंद था, लेकिन वो अभी पेपर देते देते भी वो डर महसूस किया है मैंने तो सी सैट का। तो ये वाले अटेम्प्ट के लिए तो यही बोलूँगी कि सी सैट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देना है, थोड़ा सा सीरियसली लेना है सब। बहुत बहुत सीरियसली। अच्छा, आज कोई एस्पिरेंट अगर स्टार्ट कर रहा है तो आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग काइंड ऑफ फेजेस देखे हैं यूपीएससी के। आज कोई यूपीएससी अगर बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसको किस अप्रोच से इस एग्ज़ाम को देखना चाहिए? क्या चीज़ें उसको पहले ही पता कर लेनी चाहिए जो चीज़ें आपको नहीं पता हो शायद, और 5 सालों में आपने सीखी हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए और कैसे तैयारी शुरू करना चाहिए? तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस तो देख ही लेना चाहिए कि यूपीएससी की क्या डिमांड है, क्या फेज़ है, प्री मेंस इंटरव्यू में क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कैसे कितना चाहिए होता है। उसके बाद सिलेबस एक बार देख लिया, हम तो प्रीवियस ईयर्स एक बार अपने आप पे पढ़ने से पहले भी एक बार तो देख ही लेने चाहिए, तो आपको पता चलता है आप कितने पानी में हो, किस लेवल की आपको प्रिपरेशन चाहिए। फिर आप उसके बाद बेस बनाओ। बेस के लिए आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, बेसिक 6 to 12 ले लो, फिर उसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। फिर 11th-12th की तो बहुत ज़्यादा फोकस करो क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं आपको कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें, दोबारा मल्टीपल टाइम्स रिविजन। फिर एक और चीज़ होती है कि हम बहुत सारे सोर्सेज के पीछे भागते हैं। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट किया था तो मैंने हिस्ट्री के लिए 2 बुक्स उठा ली थी कि एक तो बिपिन चंद्रा की भी उठाई थी, स्पेक्ट्रम अलग से चल रही थी, और एक इंडिया से स्ट्रगल टू इंडिपेंडेंस करके बुक थी, वो भी उठा ली थी। दोनों बड़ी बड़ी बुक्स है वो, तो नहीं है फ़ायदा, मतलब कि एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना इज़ बेटर दैन मल्टीपल बुक्स को एक बार पढ़ना। तो वो चीज़ करके फिर समझ में आता है कि एग्ज़ाम को किस तरीके से करना है। तो ये सारी टिप्स दूंगी जो कोई स्टार्ट कर रहा हो, अगर जर्नी में आने वाला है तो ऐसे करके एग्ज़ाम को समझे। क्या गलतियाँ आपने की हो जो आप चाहते हो कि आने वाले एस्पिरेंट्स ना करें उनकी तैयारी में? एक तो गलती होती है कि जैसे कोई मुझे भी सुन के ना मेरी ही स्ट्रैटेजी बिल्कुल ना कॉपी कर ले, क्योंकि हर इंसान में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कुछ मतलब उसका जो है ना प्लस पॉइंट, उसको लेके चलना चाहिए आगे, कि अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जब मैंने अटेम्प्ट स्टार्ट किया था ना तो मैं भी टॉपर्स टॉप के से यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, सेम टू सेम वो फॉलो कर लेती थी, तो उससे नहीं निकलता। आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा आपका जो क्वालिटीज़ है ना वो किसी और से नहीं मैच करेंगी। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए इस एग्जाम में। दूसरों से कुछ कीवर्ड्स ले लो, कुछ की पॉइंट्स उन्होंने जो बोले वो ले लो, उनका कोई स्मार्ट वर्क अच्छा लग रहा है वो ले लो, बाकी खुद की स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा एग्जाम निकालने का। आई थिंक यू मेड अ राइट पॉइंट, क्योंकि जब हमने इंडियन एस्पिरेंट शो शुरू किया था तब उस समय मैंने कुछ टॉपर स्टॉक देखना स्टार्ट किया। सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, और एस्पिरेंट भी जब मैं अपनी लाइब्रेरी में देखता हूँ तो हर बच्चा किसी न किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को कॉपी करता था। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ स्ट्रैटेजी कॉपी करने से तो नहीं बनेगा, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा टॉपर का। अगर वो माइंडसेट आप मैच कर लोगे, जो कोई एग्ज़ाम क्रैक करने वाला बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अगर वो आप ऑब्जर्व कर लोगे, सो चांसेस ज़्यादा है कि आप एग्जाम क्रैक कर दो। करेक्टली, ऑब्जर्वेशन वही है कि उनका स्मार्ट वर्क देख लो, अपनी स्ट्रैटेजी खुद चलने दो, खुद की स्ट्रैटेजी खुद की होगी, बस उनका स्मार्ट वर्क देखो, अच्छा वो कहाँ पे क्या चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, वो चीज़ें ले लो। जैसे होता है कि मैंने एक जगह किसी की टॉपर स्टॉक में, किसी का मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने पहले जब मैं देती थी अटेम्प्ट उस टाइम पे कि पढ़ते ट्रैवल करते करते गाने की जगह न्यूज़पेपर की एनालिसिस वीडियो लगा ली, तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। मैंने कहा ये हो सकता है, कुछ नहीं तो एक पॉइंट शायद याद रहेगा चढ़ते हुए। तो वो सारे जो स्मार्ट वर्क है ना, बस वो कॉपी आप ले लो, कॉपी कर लो, अपने तरीके से अडॉप्ट कर लो उसको, तो ऐसे निकलेगा। हाउ वुड यू डिफाइन स्मार्ट वर्क फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट? स्मार्ट वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है। स्मार्ट वर्क में चीज़ें ऐसी आएंगी कि आप स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या करो कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकालो, वो स्मार्ट वर्क होगा। फॉर एग्जांपल वही कि जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आप न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर सुन सकते हो सुन लो। फिर आप किसी से बातें कर रहे हो, अब इंटरव्यू के टाइम पे स्मार्ट वर्क होगा कि आप डिस्कशंस में करंट अफेयर्स वगैरह ले आओ, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, टॉपिक्स आगे लेके आओ। और फिर सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क है कि प्रीवियस ईयर्स को तो बहुत अच्छे से एनालाइज करो, ये सबसे मेन स्मार्ट वर्क होगा कि उसको छोड़ दिया तो नहीं निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर स्मार्ट वर्क में ये भी आएगा कि आप एनालाइज कर रहे हो, तब आपको दिख रहा है CSAT बहुत टफ है, तो अब उस पर कितना आप फोकस करोगे, किस तरीके से उसको करके जाओगे, वो सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क में आएंगी। बेसिकली आपको ये भी एनालाइज करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। वीक पे फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट करना पड़ेगा। नाइस। क्या आपने एकेडमी की थी इस पूरी प्रिपरेशन में? एज एन कोचिंग? यस। नहीं, कोचिंग नहीं की थी मैंने। सारा मेरा प्रिपरेशन ऐसे खुद से ही, जो टॉपर स्टॉक देखा, बुक समझ में आई, अच्छा क्या बुक्स कौन पढ़ रहा है, वो मैंने यहीं पे मुखर्जी नगर ही आई थी मैं पहली बार यहाँ पे खरीदने, तो यहाँ से बुक्स वगैरह ली, फिर घर जाके प्रिपरेशन। फिर उसके बाद मैंने क्या होता था, जो हम ORN वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे जो वो मिलते हैं ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक बुकलेट्स, तो 1-2 अटेम्प्ट में वो दिए थे, बट मैंने 4th और 5th में बहुत, मतलब 5th में आई थिंक 5-10 खरीदे थे, वो सॉल्व कर लिए एक बार बस उसके लिए देखने के लिए, और ये किया था। उसके अलावा मैंने जब मेंस हो रहा था तो एक टारगेट UPSC है, तो उसका मेंस का एक आंसर राइटिंग कोर्स था, क्रैश कोर्स, वो किया था मैंने।
बस ये था मेरा अकेडमी से जो भी रिलेशन था, बाकी तो खुद ही हुआ है। और मॉक के टाइम पे नो डाउट आप जाते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मॉक देने, वो है। आई फील अगर दिल्ली की हम बात करें, किसी भी स्टूडेंट एरिया की हम बात करें, तो वहाँ पे एस्पिरेंट आता है मेजरली कोचिंग के पर्पज से कि कोचिंग चुन जाए। हाँ। आपने कोचिंग क्यों नहीं किया, इसके लिए क्या रीज़न है? मतलब डिड यू फील कि सिलेबस हो सकता है, ज़रूरत नहीं है? आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही था कि चलो, एक तो मुझे थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा वो है कि मुझे लगता है बहुत मेहनत का पैसा है इंसान का जो आता है ना, उसको बर्बाद कर देते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि ये बिजनेस बना लिया उन्होंने कोचिंग को। तो वो चीज़ों को देख के मैंने 12th तक कोचिंग नहीं ली थी कभी अपने किसी भी सब्जेक्ट में। तो मेरे लिए था कि कोचिंग तो नहीं लेनी है, करना तो खुद ही है। तो वो चीज़ इनग्रेंड हो गई थी, सेल्फ स्टडी आता ही था कि कैसे पढ़ना है। तो ये रीजंस थे कि कोचिंग से थोड़ा मुझे लगाव बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं, कोचिंग नहीं लेनी। तो ये सोच के मैं आई थी। और मेरा क्या नानी का घर था यहाँ पे, तो दिल्ली मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं यहाँ रह के प्रिपरेशन कर पाई थी, मेरे लिए थोड़ा प्लस पॉइंट था। अदरवाइज तो अब तो ऐसा है कि आप घर पे रह के जब आपको लग रहा है कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, फिर उस टाइम पे अगर आप आ जाओ, या टेस्ट सीरीज भी आप मंगा लो ऑनलाइन, उसका खुद एनालाइज कर लो, तो ऐसे हो जाएगा। तो मेरा रीज़न यही था कोचिंग में लेने का। नाइस। सेल्फ स्टडी के कुछ फंडे बताओ कि सेल्फ स्टडी की क्या टेक्टिक्स है जो आपने यूज़ किए हो, जो काम आता है? क्योंकि सेल्फ स्टडी में आई फील सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी आपको सेल्फ स्टडी में होता है। मतलब एक कोचिंग पे हो तो आपको पता है 5-6 घंटे की 7 घंटे की क्लास है जो आपको कंटिन्यूस बैठना है, बट सेल्फ स्टडी में आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता है। उस समय खुद को डिसिप्लिन या फोकस रख के कैसे किया जा सकता है? सेल्फ स्टडी क्या होता है, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदा जाता है ना पढ़ने के लिए, तो वो बहुत एक्साइटमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप कितना भी मल्टीपल आवर्स की सिटिंग दोगे वो कर लेगा। फिर जब अटेम्प्ट ज़्यादा होने लगते हैं तो आपका वो उतना पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो एक तो होता है, अगर लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई अच्छी लाइब्रेरी, ऐसे नहीं वो जो क्यूबिकल्स बना देते हैं, एक ऐसा जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा लाइट हो, तो वैसी लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगल बगल को लोगों को देखोगे तो मोटिवेशन आता है। और हमें अपना जो स्केड्यूल बनाते हैं पढ़ने का, तो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि हम 40 मिनट्स पे 45 मिनट्स मैक्स पे एक ब्रेक तो ले ही लें, लंबी साइकिल ना रखें पढ़ने की। तो वैसे करके, और टारगेट्स ऐसे बनाएं जो अचीवेबल हो। हम बहुत बड़े टारगेट सोचते हैं कि बना लेंगे और फिर वो दिन में कंप्लीट नहीं होते, फिर हम उसके चक्कर में डिप्रेशन में जाते हैं, फिर हम 2 दिन और नहीं पढ़ते। तो इससे अच्छा छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलें और उसको करते रहें। तो ये चीज़ें हैं जो सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करती है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया से मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में मतलब धीरे धीरे क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। आप टाइमर लगा लो, कुछ लगा लो कि हाँ, एक दिन में आधे घंटे से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को। तो ये चीज़ें हैं जिनसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो अच्छे से। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया थ्रू आउट द प्रिपरेशन? थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऐसे लाइब्रेरी आके दोस्त वगैरह बने, उनके साथ घूमना फिरना। प्रिपरेशन के अलावा बाकी चीज़ें पता चली कि अच्छा, मतलब हर किसी की जर्नी, नए नए लोग मिले, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन, नई जगह खाने की एक्सप्लोर की, दिल्ली को देखा अच्छे से कि दिल्ली में क्या क्या है। तो ये था एक पार्ट जो थोड़ा अलग हुआ प्रिपरेशन से। अच्छा, फैमिली के रोल पे बात करते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पहले वो बता दीजिए। और कैसे फैमिली ने आपको सपोर्ट किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, और पापा मेरे मतलब पहले वो था गल्ले का बिजनेस होता है जो फूड ग्रेन वाला, वो करते थे, खेती वगैरह है। और उसके अलावा अभी थोड़े टाइम से वो एक CSP होती है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र, SBI का, वो चलाते हैं। भाई तो मेरा 9 साल का गैप है, तो अभी जस्ट उसने बोर्ड्स दिए हैं थोड़े टाइम पहले, तो फिर उसका रिजल्ट आया था। तो इतना डिफरेंस, हम 4 ही लोग हैं फैमिली में। बाकी जो मतलब पापा की साइड की फैमिली वो बॉम्बे में है पूरी, और मम्मी के साइड की यहाँ दिल्ली में है। तो ये हम 4 लोगों की फैमिली है, छोटी सी। तो बस इतना, इनका सपोर्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद फैमिली का ही सपोर्ट है, मतलब मम्मी पापा मेरे लिए फैमिली, जो जिनको आपको मनाना है तो बाकी सारी चीज़ें तो आसान हो जाती हैं, बस उन तक की वो है। लकीली मेरे केस में ऐसा था कि मतलब उसके लिए मुझे शायद मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो बस वहाँ से। दैट्स वंडरफुल। स्टार्ट करते हैं आपकी UPSC प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स की कुछ हैक्स बता दीजिए एस्पिरेंट को, ताकि जब वो प्रिपेयर करे तो उनकी हेल्प हो पाए। हैक्स तो क्या ही, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक मैं इतने कॉन्फिडेंस से अभी शायद बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम है, तो मैं भी अभी सामने बैठूँ ना तो मुझे भी डर लगेगा। तो वो डर तो नो डाउट लगना ही लगना है, क्योंकि अभी 16 जून को आ रहा है प्री। तो हैक्स यही होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। नए सोर्सेज पे आई थिंक अब नहीं जाना चाहिए, टाइम है कि जो पुराना पढ़ा है ना उसी का मल्टीपल टाइम्स रिविजन। और एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि आप एग्जाम हॉल में जब जा रहे हो एक बार 2 घंटे जो है, तो उधर कोई भी बाहर की चीज़ें, नेगेटिविटी कुछ नहीं आने दो, मन में एक पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम दो। और कुछ है कि अगर जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको बोलते हैं अरे यार बड़ा टफ आता है, नहीं होगा, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, उनको अवॉइड करना है इस जर्नी में। तो ये 1 महीना तो इसी में, और ऐसा नहीं सोचना बहुत कम टाइम है, अभी भी टाइम बहुत है, हो सकती हैं चीज़ें, पॉसिबल है, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहना है।
मतलब एग्जाम आपको अफेक्ट ना करे, हाँ, आपकी पर्सनालिटी न्यूट्रल कभी रहे। और हाँ राइट, मेंस के ऊपर बात करते हैं। मेंस में क्या चीज़ें आपने सही की है, या यूँ कहें कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपने की और वो एग्जामिनर को समझ में आ गई, उसकी वजह से मार्क्स मिले? मेंस की स्ट्रैटेजी बताइए। मीन्स के लिए स्ट्रैटेजी मेरी थी कि मैंने प्री 6 महीना जब दिया था उससे पहले वाले 6 महीने में सिर्फ मेंस किया था मैंने। तो मैं ऑप्शनल के लिए आधा टाइम देती थी, आधे टाइम में GS1 GS2, फिर बाद में GS3 GS4। तो मैंने मेंस 6 महीने वो करके रखा हुआ था कि जब आएगा प्री का रिजल्ट अगर अच्छा रहेगा तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मेंस की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और कब करो, जब आपको एक बार एक सेकंड रीडिंग पे आ गए हो तो थोड़ा समझ आ गई है तो आंसर राइटिंग पे आ जाओ। आंसर राइटिंग की हेल्प मिलेगी आपको टॉपर्स की आंसर शीट्स देख के, कि उनको देखो कि वो किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं, आप कितना लिखोगे, क्या आपका लेवल होना चाहिए आंसर्स का। तो वो हेल्प करता है मेंस के टाइम पे कि आप मतलब प्री से पहले मेंस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, फिर थोड़ा मतलब प्री के लिए फिर आओ पढ़ने अच्छे से। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर कौन सा लगा आपको इन पूरे मेंस में? पूरे मेंस में सबसे इंटरेस्टिंग पेपर होगा मेरे लिए एस्से था आई थिंक, ओके, क्योंकि इससे ऐसा होता है ना कि आप मल्टीपल डायमेंशंस में सोचते हो उस चीज़ में, कि आप किसी चीज़ को किस चीज़ से रिलेट कर दो। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था कि आप क्या सोचोगे, कितना क्या क्रिएटिविटी लेके आओ। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है मेरे लिए मेंस की जर्नी में। वो आई फील वो स्कोरिंग भी ज़्यादा है। स्कोरिंग भी है, नहीं भी है, दोनों है। मैंने ऐसे केसेस देखे 130 प्लस भी आए हैं, कुछ के ऐसे 100 और 90s में भी आ जाते हैं। तो देखो यूपीएससी आपको मेंस का पता ही नहीं कि वो मार्किंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, नोबडी नोस। ऑप्शन क्या था आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी। कैसे तैयारी की आपने एंथ्रोपोलॉजी को, इसकी एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एंथ्रोपोलॉजी जब मैंने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था, तो जब मैंने चेंज किया था तो मैं मार्केट में ही, कब चेंज किया था आपने? मैंने इसी अटेम्प्ट में चेंज किया था। Last में। हाँ, Okay. तो फिर मैंने मार्केट से हिमा बिंदु मैम के नोट्स थे वो लिए थे बस। और उसके अलावा टॉपर्स के आंसर शीट और एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बुक है कप्चा जैन की। तो वो मैंने ये 3 चीज़ों के थ्रू मतलब मैंने अपने वो वही मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ के वही है कि जो एक लिमिटेड कंटेंट को ऐसा रखा कि मतलब लिमिटेड रहे, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना। तो एंथ्रोपोलॉजी में मैंने ऐसा ही नहीं किया और टचवुड मार्क्स आ गए थोड़े। तो क्यों आपने ये डिसीजन लिया किसी अपना ऑप्शन चेंज करने का? इसके ऊपर कुछ डेटा है आपके पास? मेरा ऐसा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब लिया था तो सिर्फ इस बेसिस पे ले लिया था कि 11th-12th में थोड़ी थियरीज थी कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, वो मेरा क्लैश कर रही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैंने कहा ये सिलेबस ऐसा है कि ये हो जाएगा। कॉमर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉमर्स मुझे लगा CA करना नहीं है, तो कॉमर्स इतना क्यों पढ़ूँ अभी अलग से। ठीक है। तो फिर इसके बेसिस पे पब एड लिया। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने के बाद जब पढ़ना स्टार्ट किया, पहले अटेम्प्ट में तो बहुत पढ़ा था उसको मैंने, फिर दूसरे में भी पढ़ा थोड़ा बहुत, लेकिन जब प्री पे नहीं हो रहा था तो मेरा ध्यान पूरा चला गया प्री पे। तो तीसरे और चौथे में तो मैं प्री पे ज़्यादा फोकस थी कि प्री के लिए कैसे क्या किया जाए, तो उधर मैंने ये किया। फिर जब प्री क्वालिफाई हुआ तो उधर मेरा एक फिजिकल की प्रिपरेशन करती थी आधा टाइम, फिर मेरे 30-40 दिन टाइफॉइड में चले गए थे। फिर जो टाइम था वो उसको पढ़ा ना, तो मेरा वो सैचुरेशन लेवल पे आ गया था कि शायद अब मुझसे नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा मतलब स्मार्ट वर्क ये भी है कि आप देखो कि अच्छा आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने इंटरेस्ट से ज़्यादा सिलेबस क्लैश देखा और मेरा हो गया, तो इंटरेस्ट मुझे आया इसको एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरा स्कोरिंग भी लगा, मुझे लगा ये स्कोरिंग है, हो सकता है नहीं भी हो किसी के लिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के टाइम पे 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जो एंथ्रोपोलॉजी से स्विच करके इस बार उन्होंने सोशियोलॉजी लिया है तो उनका क्लियर हुआ है। तो नो, किसी का एक वही वन शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं चलती है, सबके अपने अपने वेज है। तो मैं तो इस रीज़न से फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्विच किया अपना। नाइस। ओके, मैं चाहूँगा मुझे इंटरव्यू के बारे में आपसे बात करना है, पर पहले मैं चाहूँगा कि यूपीएससी के डोंट्स आप बता दीजिए। कि डूज पे सब बात करते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन डोंट्स पे बहुत कम बात होती है। क्या ऐसी चीज़ है जो एक एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो डोंट्स में आएगा कि डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स। अगर लग रहा है नहीं प्रिपेयर है या किसी रीज़न से मतलब ये भी लग रहा है बहुत दे चुके हैं पहले, घर वाले क्या सोचेंगे, तो उनसे बात कर लो। अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा दलदल है कि एक बार आप जाते हो ना तो आपको पता नहीं चलता कि आपके अटेम्प्ट्स कहाँ जा रहे हैं, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। तो थोड़ा ब्रेक ले लो 1-2 अटेम्प्ट के बाद, फिर चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, फिर दो। और मतलब दोस्तों से बात करो, जो भी नेगेटिविटीज़ है ना उनको दूर रखने के लिए। नेगेटिव लोगों से तो बहुत ही दूर रहो इस जर्नी में। जो आपको लग रहा है ना कि ऐसे लोग हैं जिनको आप मतलब आपकी सक्सेस से दिक्कत है, ऐसे लोगों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, वो उनसे दूर रहना चाहिए। और प्रीवियस ईयर्स को बहुत ज़्यादा एनालाइज, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये आएंगे डोंट्स में। नाउ लेट्स जम्प इनटू योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। इंटरव्यू में मैं हमेशा टॉपर से जब बात करता हूँ या किसी टीचर से बात करता हूँ तो हम बात करते हैं कि मेंस का पेपर सबके लिए सेम होने वाला है, सबके लिए सेम ही होता है। बट जब हम इंटरव्यू में आते हैं तो सबके अपने ऑब्जर्वेशन है, सबके अपने एक यूनिक सवाल है और उनके सवालों के यूनिक जवाब है। आपने यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी कैसे की और क्या ऑब्जर्व किया है अपने इंटरव्यू हॉल?
यूपीएससी का देखो प्री में क्या होता है, आपको पता है कि अच्छा क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में, क्या पढ़ना है, मेंस में भी पता होता है। इंटरव्यू ऐसा फेज आता है ना कि मेरे लिए तो पहली बार था, तो मेरे लिए ऐसा हुआ कि उस टाइम समझ नहीं आ रहा था चीज़ें क्या पढ़ो। हर कोई, मैं अकेली नहीं थी, जितने थे ना जो ग्रुप्स बन जाते हैं ऐसे टेलीग्राम वगैरह पे, तो वो यही बातें करते थे सबकी, समझ नहीं आ रहा है इस जर्नी में कि अब यहाँ पे क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो फिर एक तो होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरते हो डाफ, तो डाफ को अच्छे से करना होता है। डाफ 1 डाफ 2 में जितने कीवर्ड्स हैं, आपका होम टाउन से लेके पेरेंट का बैकग्राउंड से लेके जो भी कीवर्ड्स, हॉबीज़ वगैरह, वो प्रिपेयर करो। दूसरा होता है आप करंट अफेयर्स को करो। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही न्यूज़पेपर, पहले तो द हिंदू ही जो चलता था वही कर रही थी। तो मैंने फिर अपनी जर्नी में मुझे लगता है आगे जाके रियलाइज़ किया कि हिंदू के अलावा भी कुछ न्यूज़पेपर्स और ऐड ऑन कर लेने चाहिए। तो फिर मुझे 1-2 मॉक में सजेशन मिला जो मुझे लगता है मेरे लिए हेल्पफुल रहा था। तो जैसे अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो मिंट न्यूज़पेपर अच्छा है, या फिर फाइनेंस द इकोनॉमिक टाइम्स है, ये ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने फिर तो मिंट भी करने लगी थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया करती थी और द हिंदू करती थी लास्ट के 1 महीने में। तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स का पर्सपेक्टिव आपका एनलार्ज होता है, तो हेल्प मिलती है उसमें। तो ऐसे करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, मॉक्स दिए। पहला मॉक दिया तो बहुत बेकार हुआ था, मैं तो विश करे कि वो वीडियो अपलोड ना करे, बट अपलोड हो गया। तो फिर उसके बाद में मैंने वेट ब्रेक लिया। फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मेरे अंदर स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है, मुझे डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा। ओके। तो फिर मैंने टाइम लिया, फिर दोबारा से अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आया कि ठीक है स्टेज फेयर है, ये निकालना है, मुझे कैमरा वगैरह देख के डर लग जाता है। तो फिर उसके बाद में दूसरा मॉक मैंने टाइम लेके दिया, तो वो अच्छा हुआ था, उधर से अच्छे फीडबैक्स आ रहे, फिर थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे मॉक्स दो, आप 2-3 दो, बस आपको जहाँ लग रहा है ना कि अब ठीक है प्रिपरेशन हो गई है, वहाँ पे मॉक्स रोक दो। मॉक्स बेसिकली आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करते हैं और जो डर है वो हटाते हैं वहाँ पे। तो इतना ही काम है उनका। बाकी वहाँ से क्वेश्चंस कुछ लोगों ने बोला था आ जाते हैं क्लैश, क्वेश्चन से ज़्यादा बस आप वो एक्सपीरियंस और डर हटाने के लिए मॉक्स दीजिए। फिर जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो इंटरव्यू तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जितना मतलब कुछ का तो मैंने ऐसा भी सुना है, हाँ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बोर्ड वाले कि अलग ही ग्रिल कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो मेरा पैनल तो बहुत अच्छा था, उन्होंने अच्छे से सवाल किए, हंस रहे थे, सब कुछ बहुत लाइट एटमॉस्फेयर था, हंसते खेलते इंटरव्यू, पता ही नहीं चला वो कब आधे घंटे 35 मिनट्स हो गए। ओके। इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए आपको? मेरे 180 आए इंटरव्यू। और मेंस में? मेंस में मैंने काउंट नहीं किया, शायद 796 है, मैं श्योर नहीं हूँ। नाइस। एक चीज़ जिसके ऊपर भी हम ऑलमोस्ट हर फीमेल टॉपर से बात करते हैं हर पॉडकास्ट के अंदर, हम ऑफ द कैमरा बात करते हैं, तब मैंने आपको बताया कि हम लोग वोहिल पे काम करते हैं। वोहिल एक मैसूल कप कंपनी है। तो जब वोहिल पे हम लोग वोहिल पे रिसर्च कर रहे थे और पहली बार हमने पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जाना, तो एज अ मेल जब मैंने उस सब के बारे में जाना, तो फिर थोड़ा सा और सेंसिटिव हो गया अपनी मम्मी के लिए, फैमिली के लिए, जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए। मैं को फिर जब यूपीएससी में जब मैं देखता हूँ और अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रहा होता हूँ, जब उनका ये फेज़ होता है, तब मुझे लगता है कि उस समय पे किसी मेल एस्पिरेंट के पास में 30 दिन होते हैं तैयारी के, और किसी फीमेल एस्पिरेंट के पास सिर्फ 25 दिन ही होता है। क्योंकि आपको 5 से 7 दिन तो वो स्ट्रेस, एनजाइटी होती है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम, इरिटेशन होते हैं, हाँ, वो फेस करना पड़ता है। उस फेस को कैसे डील किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, क्योंकि कोई खुल के बात नहीं करता इस चीज़ पे। तो क्या होता है कि जो वही 4-5 दिन, हर किसी का मिनिमम 4 दिन तो है ही, कि जिस टाइम पे पेन और वो सब। मेरे लिए क्या होता है, फर्स्ट डे तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन, इतना पेन शायद मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो उस लेवल पे क्या होता है कि या तो बहुत लोग होते हैं मेडिसिन अवॉइड करते हैं, अजवाइन पानी ऐसे गर्म ये लिया, तो वो दिन तो पूरा ऐसे ही जाता है, उस दिन तो पढ़ाई होनी ही नहीं होती। वो तो फिर भी ठीक है, क्योंकि हमें एक आदत हो गई, हम स्कूल टाइम से फिर भी उस चीज़ को करते आ रहे हैं। अब दिक्कत तब आती है जब उसी टाइम पे आपके एग्जाम्स क्लैश करने वाले होते हैं। फिर वो फेज जो होता है ना, मेंटली आपको इतनी एंजाइटी हो रही होती है। मेरा लकीली इस बार ऐसा था कि मेरा प्री मैं बच गई थी, मेरा उस डेट पे नहीं आए थे। फिर मैं मेंस के टाइम पे मेरा फर्स्ट डे ऐसे दे रही थी और मैं उस दिन मेरा फर्स्ट डे था। तो वो जो दर्द और वो सारी चीज़ें जब मैं लिख रही थी ना, तो लास्ट के आधे घंटे में दर्द शुरू हुआ था। तो भी मैं खुद को प्रे कर रही थी भगवान को कि चलो बच गई, अभी आधा घंटा है, मैं शाम में रेस्ट कर लूँगी। तो ये चीज़ों से यही डील करना है कि पहले तो ये देखना है कि आप अकेले नहीं हो, अब है, और ये नेचुरल चीज़ है। तो अब इसको फेस ऐसे ही करोगे कि आप मेडिसिन, उस टाइम पे तो हर कोई मेडिसिन लेता है क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हो। उसके अलावा थोड़ा मैंने ये देखा है, एक्सरसाइज वगैरह जब आप ज़्यादा करते हो ना, तो पेन में हील करता है पेन को। तो इन चीज़ों के थ्रू आप उसको, और मुझे लगता है इसकी बात और खुल के होनी चाहिए। जब एक टाइम आएगा ना कि फैमिली में ऐसे डिस्कशंस होने लगेंगे, तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसको डील करना भी ईजी हो जाएगा। तो ऐसे करके इससे डील, डेफिनेट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत फेस किया था इस चीज़ को। इंटरव्यू तक में डर लगता है हमारे लिए, क्या होता है एग्जाम देना, फिर उस चीज़ को भी ये मन में चलता रहता है कि यार डेट इसके साथ क्लैश ना हो। तो ये सबसे बड़ा डर होता है, डबल डर के साथ हम एग्जाम हॉल में जाते हैं। आई थिंक इसके ऊपर शायद ही
ऐसी बातें हो पाती हाँ, हैं वो यार, भी- एक ये चीज़ भी है। करेक्ट। हाँ, मतलब सारे फैक्टर्स के साथ में, सारे डर, इंटरव्यू के डर, एग्जाम फियर, इन सब के साथ में एक और एसोसिएट हो जाता है चीज़ फीमेल के साथ में। करेक्ट, मेरा लकीली मेंस में दिक्कत हुआ था, लेकिन टचवुड इंटरव्यू टाइम तक बच गई थी मैं कि व्हाट्स योर एडवाइस टू ऑल द मेल एस्पिरेंट्स आउट देयर जो इस वक्त इस एपिसोड को सुन रहे हैं? अगर उनकी कोई फीमेल फ्रेंड तैयारी कर रही है या कोई किसी की सिस्टर तैयारी कर रही है, किसी की गर्लफ्रेंड प्रिपरेशन कर रही है, आपका मेल एस्पिरेंट्स के लिए इस चीज़ को लेकर पर्टिकुलरली क्या मैसेज रहेगा? अब मेरा मैसेज यही रहेगा कि मतलब खुल के बात करने की कोशिश करें। जो फ्रेंड्स कर लेती हैं, जो नहीं करती उनका पीछे से समझना चाहिए। क्या होता है ना, आजकल लोग मूड स्विंग्स का ऐसे मजाक उड़ाने लगे कि मूड स्विंग एक्चुअल में होता है। मतलब बहुत ही मैंने घर पे भी देखा है, मम्मी को भी देख लिया है और फ्रेंड्स को भी देख लिया है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, फिर उनकी हेल्प करना, उनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, मेंस्ट्रुअल कप चाहिए, जो भी चाहिए वो लेके आ जाना उनके लिए। तो ऐसे करके उनके अंदर भी जो झिझक है ना, मुझे लगता है थोड़ा ओपन होनी चाहिए। क्या होगा कि आप पहली बार किसी से बात करोगे तो डर लगेगा, झिझक आएगी, फिर एक बार आप करने लगोगे ना तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपको वो चीज़ें नॉर्मल लगेगी कि हम इस पे बात कर सकते हैं। मेल एस्पिरेंट्स के लिए तो यही एडवाइस होगी। और इमोशनल सपोर्ट दे। इमोशनल सपोर्ट, हाँ, Must definitely। कल तृप्ति, बहुत मज़ा आया है मुझे इस पॉडकास्ट में। आई फील कि आपसे बात करके मुझे अब लग रहा है कि मेरे को आपके साथ में और भी ऐसे एपिसोड्स रिकॉर्ड करना है क्योंकि बहुत फन है, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड, इंटरेस्टिंग बातें आपने कही है ना। आई एम श्योर कि ऑडियंस को इनसाइट्स में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी इस एपिसोड से। आई एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर द ऑडियंस हैज एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पता ही नहीं चल रहा इतना टाइम कैसे हो गया बात करते करते। तो मज़ा आया, अच्छे क्वेश्चंस भी थे तो अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आई फील कि हम लबासना में हम टूर करने वाले हैं। आई फील कि उस समय भी हमें पॉडकास्ट करना। अच्छा, श्योर। Thank you so much for being on Indian Aspirant Show. थैंक यू। Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. इस एपिसोड में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की है जो अनटच रही हो या जो आपको कहीं और नहीं सुनने को मिली हो। मेक श्योर इस पॉडकास्ट को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू सो मच once again for watching this podcast till the very end.